नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं रसायन शास्त्र से संबंधित जो 5 अध्याय के वीडियो अपलोड किया गए हैं उसको आप लोग देख चुके होंगे और उससे आप लोगों को फ़ायदा हो रहा होगा। आज हम लोग छठा चैप्टर समझने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी से संबंधित, और देखेंगे कि रेडियो एक्टिविटी से संबंधित जो प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न आते हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं रेडियो एक्टिविटी को। तो जैसा कि पिछले वीडियो में लगातार आप लोगों को बताया जा रहा था एटम के बारे में कि कोई भी परमाणु होता है तो उसका जो केंद्र होता है, न्यूक्लियस होता है, वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है न्यूट्रॉन और दूसरा होता है प्रोटॉन। इस पिक्चर में या इमेज में आप ब्लू कलर को न्यूट्रॉन मान सकते हैं और रेड कलर को प्रोटॉन मान सकते हैं। और ये भी आप लोगों को पता होगा कि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता होगा, और साथ ही साथ आप लोगों को ये भी एक बेसिक चीज़ पता होगा कि प्रोटॉन जो होते हैं यानी सेम चार्ज अगर होगा तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, चाहे प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो। अगर सेम चार्ज है तो एक दूसरे से रिपेल करेंगे, दूर भागने का प्रयास करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यूरेनियम 238 है। अगर इसका एटॉमिक नंबर हम लोग देखें तो 92 है। एटॉमिक नंबर 92 है, इसका मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन यहाँ पे 92 है। ये चीज़ पिछले वीडियो में हम लोग समझ चुके हैं। तो अगर प्रोटॉन 92 संख्या में है और एक दूसरे के साथ यहाँ पे हैं, अर्थात यहाँ पे 92 प्रोटॉन चार्ज जो होता है वो एक दूसरे के पास पास में यहाँ पे होगा। अब समझिए इस तरह से 92 अगर प्रोटॉन चार्ज एक साथ रहेंगे तो ये क्या होंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और इस रिपेल होने के कारण या एक दूसरे के प्रतिकर्षण के कारण कुछ अदृश्य किरणों के रूप में स्वतः विखंडन यहाँ पे देखने को हमको मिलता है। और ये जो विखंडन होता है इसी क्रिया को हम लोग रेडियो सक्रियता के नाम से जानते हैं। अर्थात जो उच्च परमाणु भार वाले परमाणु होते हैं उसमें जो अदृश्य किरणें स्वतः विखंडन के बाद यहाँ पे निकलती है, इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो सक्रियता। और इस तरह के जो तत्व जो ये गुण को दिखाते हैं उस तत्व को हम लोग बोलते हैं रेडियो सक्रिय तत्व। यानी कि यूरेनियम जो हो गया वो एक रेडियो सक्रिय तत्व हो गया, और यूरेनियम जो ये अदृश्य किरणें अल्फा बीटा गामा इस तरह की किरणें उत्सर्जित कर रही हैं, तो ये जो घटनाक्रम है ये घटनाक्रम क्या कहलाएगा, रेडियो सक्रियता। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे होता है कि हम कैसे जानेंगे कि कोई तत्व जो है वो रेडियो सक्रिय तत्व है या नहीं है। तो इसके लिए एक फार्मूला दिया गया है N/P का। अगर हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो निकालें, अगर इसका रेशियो जो है वो हाई निकलेगा तो रेडियो सक्रियता भी हाई होगा। मतलब जितना वैल्यू इसका ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा रेडियो सक्रिय तत्व होगा। इसी को अगर हम जस्ट उलट दें, यानी कि इसका रेशियो को चेंज कर दीजिएगा आप P/N, अगर इसका वैल्यू जितना कम आएगा वो उतना ज़्यादा रेडियो सक्रिय है। मतलब यहाँ पे आपका मतलब व्युत्क्रमानुपाती संबंध है और यहाँ पे समानुपाती संबंध है। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोगों को जब क्वेश्चन सीरीज कराया जाएगा तो वहाँ पे इस तरह के प्रश्न आएंगे, तो उसको ध्यान में रखना है कि किसी भी तत्व को रेडियो सक्रियता को जांच करने के लिए कौन सा फार्मूला होता है, N/P का। आप सिर्फ इस फार्मूला को यूज कीजिएगा तो हो जाएगा। बस इसको उल्टा दीजिएगा तो यहाँ पे उच्च वैल्यू होता है, उल्टा दीजिएगा तो क्या होगा, निम्न वैल्यू होगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे जान सकते हैं कि N/P का अगर वैल्यू उच्च होता है तो वो उतना ही ज़्यादा रेडियो सक्रिय तत्व होगा। तो इस तरह से ये सारा चीज़ अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो इससे संबंधित जो प्रश्न आपको पूछे जाएंगे वो प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे समझ गए कि रेडियो सक्रियता क्या होता है, रेडियो सक्रिय तत्व किसको हम लोग कहते हैं। अब इससे संबंधित, इसकी खोज से संबंधित यानी इतिहास से संबंधित थोड़ा बहुत जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे शुरुआत में जब रेडियो सक्रिय तत्व का रेडियो सक्रियता का खोजा गया तो उसमें एक व्यक्ति का नाम आता है जो कि फिर से आपको एमसीक्यू में पूछा जाएगा, हेनरी बैक्वेरेल का। और ये कब खोजे थे, तो इस घटनाक्रम को ये 1896 के दौरान ये खोजे थे। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और एमसीक्यू के तौर पे आपको या फैक्चुअल क्वेश्चन के तौर पे आपको जानना है कि यूरेनियम 92 पहला खोजा गया रेडियो सक्रिय तत्व है। यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो सबसे पहली बार खोजा गया था कि क्यों, कौन सा ऐसा तत्व है जो रेडियो एक्टिव गुण को दिखाता है, तो वो कौन सा तत्व खोजा गया, यूरेनियम। इसके बाद बहुत सारे ऐसे तत्व मिले जो कि रेडियो सक्रिय तत्व के रूप में जाने जाते हैं। इसीलिए चूंकि यहाँ पे अल्फा बीटा गामा बाद में देखा जाएगा, बाद में खोजा जाएगा, तो यहाँ पे रदरफोर्ड के द्वारा यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान दे रहे होंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि 1902 में रदरफोर्ड ने यह पाया कि इन्हें वैद्युत क्षेत्र से होकर प्रवाहित करने पर 3 प्रकार में ये बढ़ जाती है। यह है अल्फा बीटा गामा। ये चीज़ बाद में पता चलता है। तो शुरुआत में इससे पहले इसको हम लोग बैक्वेरेल किरण के नाम से जानते थे क्योंकि हेनरी बैक्वेरेल इसको खोजे थे। अब आप लोगों को ये दो नाम
सुना हुआ ज़रूर मिला होगा मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी। ये क्या करते हैं 1898 में यानी 2 साल बाद पता लगा है कि यूरेनियम और उसके यौगिक से रेडियो सक्रिय किरणों का निकलना एक परमाणु जनित क्रिया है, यानी कि ये जो है एटम से संबंधित ये एक तरह से क्रिया है। इस चीज़ को खोजने वाले कौन थे? मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड पियरे क्यूरी। और क्यूरी ने ही बताया कि थोरियम धातु रेडियो सक्रिय तत्व है, मतलब यूरेनियम के बाद और पता चला कि थोरियम भी है। रेडियम वगैरह का बारे में भी अगर खोज के बारे में अगर कहा जाए तो ये मैडम क्यूरी का ही नाम यहाँ पे आता है। इस तरह से यहाँ पे अगर हम लोग और ज़्यादा इसके आगे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ कहा जाता है रेडियो सक्रियता की खोज में इन तीनों वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान था। इसीलिए हेनरी बैक्वेरेल को, उसके बाद उनकी पत्नी मैरी क्यूरी को और पेरी क्यूरी को तीनों को साथ में 1903 में संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इन तीनों के योगदान के लिए 1903 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब यहाँ पे रदरफोर्ड जो इनको 3 किरणों में यहाँ पे तुलना किए थे, तो तीनों किरणों का अपना अपना कुछ विशेषता होता है। तो इनके विशेषताओं को यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये अल्फ़ा किरण किसके जैसे हैं? तो हीलियम आयन के जैसे। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि हीलियम आयन में 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, उसके ऑर्बिट से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। यह वास्तव में इलेक्ट्रॉन के सदृश होते हैं और ये एक्स किरण की तरह विद्युत चुंबकीय किरण है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह एक गामा किरण व्यवहार करती है। अगर हम द्रव्यमान में यहाँ पे बात करें तो हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। रीजन क्या है? देखिए ये हीलियम है और हीलियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 4 होता है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो चुके हैं? निकल चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे दिया है। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो यहाँ पे मिलके एटॉमिक नंबर कितना बना रहा है? 4, जो कि हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है उससे ये कितना गुना है? 4 गुना। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 4 गुना होता है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के 1/1838 भाग यहाँ पे होता है। ये इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल वेट है। अगर आप लोग पिछला वीडियो देखेंगे तो हम लोग देखे थे कि प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन कितना हल्का होता है, इसीलिए इसका मास को नेग्लिजिबल माना जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का कितना हिस्सा होता है? 1/1838वां हिस्सा, यानी इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वही इसका बीटा किरण का भी मास होगा। और चूंकि ये विद्युत चुंबकीय किरण है इसलिए इनका जो मास होता है वो नगण्य होता है, 0 के बराबर होता है, यानी बीटा किरण से भी कम होते हैं। वेग अगर देखा जाए, चूंकि ये भारी है, अगर तीनों में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो अल्फा किरण क्या होता है? सबसे भारी है, एटॉमिक नंबर इसका 4 है। इसका वेग प्रकाश के वेग के 10वां भाग है। अब देखिए ये थोड़ा सा ये हल्का हो जाएगा, इसीलिए 9/10वां भाग हो जाएगा, यानी 1/10वां भाग का उसमें 9 गुना कर दीजिएगा, यानी इससे 9 गुना ज़्यादा है तो 9/10 हो जाएगा। और ये लाइट के करीब करीब क्या होता है? बराबर, क्योंकि ये सबसे हल्का होता है। नेग्लिजिबल यहाँ पे दिखा है कि इसका जो द्रव्यमान है लगभग 0 के बराबर होता है। अब वेदन क्षमता हम देते हैं कि कोई भी चादर है उसको पेनिट्रेटिंग पावर छेद की वो कितना दूर आर पार हो सकता है। तो बोलता है 0.1 मिलीमीटर एल्युमिनियम चादर को ये वेद सकती है, जबकि बीटा किरण अल्फा किरण से 100 गुना अधिक वेदन क्षमता इसमें पाई जाती है। यानी कि अगर ये लेयर और मोटा रहे तो भी ये बीटा किरण इससे क्या हो सकता है? पार हो सकता है। और यहाँ पे लिखा गया है इसकी वेदन क्षमता की अपेक्षा अल्फा की अपेक्षा 1000 गुना होता है, यानी कि यहाँ पे और भी मोटा अगर चेम्बर रहे तो भी उसको पार करके गामा किरण जो होता है वो क्रॉस कर सकता है। तो इसीलिए इसको लेड चेम्बर में लेड के चेम्बर में यहाँ पे इसको पीबी होगा, लेड के चेम्बर में इसको रखा जाता है इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को। तो आपको पता होना चाहिए कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट को किस चेम्बर में रखा जाता है, तो लेड के चेम्बर को, क्योंकि लेड के चेम्बर से वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। ये आपको क्वेश्चन में एमसीक्यू में देखने को मिलेगा, इसको याद रखिएगा। आयनन शक्ति पिछला वीडियो में ही देखे थे कि अगर मान चले यहाँ पे एक एटम है और एटम के यहाँ पे बाहर में इलेक्ट्रॉन है, तो इसको निकालने में जितना ऊर्जा आवश्यकता होता है इसी को हम लोग आयनन शक्ति के रूप में जानते हैं। तो समझिए कि यहाँ पे अल्फा किरण जो होता है वो भारी होता है, तो आप किसी चीज़ को, भारी चीज़ को अगर यहाँ पे बम्बार्डिंग करवाइएगा तो यहाँ से बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इसीलिए बोलता है इसकी आयनन शक्ति जो होती है वो अत्यधिक होती है। चूँकि ये हल्का है इसीलिए इससे कम हो जाएगा, और ये सबसे हल्का है तो ये बीटा से भी क्या होगा? कम होगा। फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव क्या होगा? ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। इसकी फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करने की क्षमता अल्फा किरण से थोड़ा सा कम है, क्योंकि ये वही बात है, इसमें मास जो है वो कम होते जा रहा है। और फोटोग्राफिक प्लेट में गामा किरण जो होता है बीटा किरण से भी कम प्रभावित यहाँ पे देखने को मिलता है। प्रदीप्त होता है, यानी कि जिसमें हम लाइट देते हैं तो वो रिफ्लेक्ट करता है। तो इस तरह से यहाँ पे जिंक सल्फाइड तथा बेरियम साइनाइड जैसे लवणों में प्रदीप्त उत्पन्न कर सकती है। इसकी प्रदीप्त क्षमता अल्फा किरण से इसके कम होगा और बीटा किरण से
गामा का बीटा किरण से भी क्या हो जाएगा, कम। फिर यहाँ पे वही बात है कि कोई भी चीज़ में, जैसे कि आप मानिए चलिए यहाँ पे कोई पत्थर से आप यहाँ पे क्या करते हैं, कोई स्टील है वहाँ पे मारते हैं तो कैसे चिंगारी उत्पन्न होता है। तो भारी चीज़ से मांगिएगा तो चिंगारी उत्पन्न होगा, लेकिन हल्के चीज़ से मारिएगा तो चिंगारी उत्पन्न नहीं होगा। तो समझिए यहाँ एटॉमिक नंबर इसका कितना है, 4। तो ये भारी चीज़ है, तो यहाँ पे मारिएगा तो चिंगारी यहाँ पे चिंगारी के रूप में आपको लाइट दिखेगा। और यही जो होता है एक तरह से यहाँ प्रदीप्त क्षमता, फ्लोरोसेंट इफेक्ट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। चलिए, तो इस तरह से यहाँ पे अल्फ़ा का सबसे ज़्यादा दिखेगा, बीटा का अल्फ़ा से कम और गामा का बीटा से भी कम। उत्सर्जन का प्रभाव, अगर कोई यहाँ पे अल्फ़ा किरण निकलता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो परमाणु क्रमांक में जो है यहाँ पे अगर जेड में अगर हम देखें तो जेड में 2 का कमी हो जाएगा, और यहाँ पे इकाई में जो होगा द्रव्यमान में यानी एटॉमिक मास में जो होगा वो 4 इकाई का कमी हो जाएगा। यानी कि अगर अल्फ़ा किरण यहाँ पे निकलता है तो जेड में यानी परमाणु संख्या में 2 का कमी, और परमाणु का मास में यहाँ पे कितना का कमी हो जाएगा, 4 का। क्यों होगा, तो हीलियम होता है। अरे हीलियम में हमको पता है कि यहाँ कितने प्रोटॉन हैं, 2 प्रोटॉन हैं। तो 2 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर कितना होगा, 2। और यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, निकल जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो होता है कम होता है, यानी कि 4 इकाई कम हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे दिया गया। तो कुल मिला के बस थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि हीलियम आयन यहाँ पे निकल रहा है, और हीलियम आयन निकलने के कारण ही यहाँ परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और द्रव्यमान में 4 की कमी आपको देखने को मिलता है। इसी प्रकार से अगर हम देखें बीटा किरण के उत्सर्जन में तत्व के परमाणु में 1 इकाई की वृद्धि होती है। रीजन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलता है। तो इस तरह से द्रव्यमान में कमी जो होता है वो अपरिवर्तित होता है। इसमें रीजन ये दिया गया है कि प्रोटॉन जो होता है वही टूट के न्यूट्रॉन में और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो तो निकल जाते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस में ही रहता है। तो इसी तरह से प्रोटॉन अपना रूप चेंज करके न्यूट्रॉन ले लेता है, तो मास में किसी तरह का कोई परिवर्तन तो नहीं आता है, लेकिन हाँ एटॉमिक नंबर में इसमें 1 कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे ये दिया गया, सॉरी यहाँ पे वृद्धि हो जाता है। इसका कारण क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है। तो इस तरह से आपको ये सारा चीज़ ध्यान में रखना है। अगर गामा किरण होता है तो किसी चीज़ में कोई भी प्रभाव नहीं होता है, ना तो उसके एटॉमिक नंबर में और ना ही उसके एटॉमिक मास में। तो इस तरह से मैडम क्यूरी के बारे में थोड़ा बहुत आपको देखने को यहाँ पे एनसीईआरटी में देखने को मिल रहा होगा। 1896 में हेनरी बैकरल द्वारा रेडियो एक्टिविटा की खोज की गई थी, और मैरी और उसके पियरे क्यूरी को अनुसंधान और विश्लेषण के लिए प्रेरित किया। इसके फलस्वरूप रेडियम तथा पोलोनियम का पृथकीकरण संभव हुआ। यह प्रथम वैज्ञानिक थी जिसे 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, 1903 में भौतिक के लिए, 1911 में रसायन विज्ञान के लिए। तो इस तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है कि 2 बार पहली बार एक महिला को यहाँ पे आपका नोबेल पुरस्कार मिला था। ये जीके में फैक्चुअल क्वेश्चन के रूप में भी आपको पूछा जा सकता है, एक बार भौतिक के रूप में, एक बार रसायन। मतलब एक ऐसी महिला थी जो भौतिक के रूप में भी फील्ड में बहुत आगे गई और केमिस्ट्री के फील्ड में भी। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं रेडियो सक्रियता विखंडन का सिद्धांत। तो यहाँ पे जैसा आपको बताया गया था वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ पे निकल रहा है। तो देखिए यहाँ पे परमाणु जो आपके द्रव्यमान है उसमें 4 का कमी लिखा गया है। यहाँ 226 लिखा गया है, यहाँ पे 222 लिखा गया है। और एटॉमिक नंबर में यहाँ पे कमी देखिए, यहाँ पे 88 लिखा गया और यहाँ पे 86 लिखा गया, यानी कि 2 का कम। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको बनाने को देखने को मिलेगा, तो उस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ 2 का कमी है और यहाँ 4 का कमी है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, जब किसी रेडियो सक्रिय तत्व से बीटा किरण निकलता है तो क्या होता है। देखिए यहाँ पे आपका थोरियम दिया गया है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर में ये 90 है और ये क्या है 91, यानी कि 1 का यहाँ पे क्या हुआ, 1 प्लस हुआ, और यहाँ पे किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसी तरह से यहाँ पे एसआई यूनिट का बात आता है, तो हम लोग एसआई यूनिट के तौर पे बैकवैरल को लेते हैं, लेकिन बैकवैरल जो होता है वो बहुत छोटा यूनिट होता है। एक बैकवैरल बराबर क्या होता है, 1 डीके पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 1 विखंडन को 1 बैकवैरल के तौर पे जानते हैं। चूँकि मैडम क्यूरी सबका, पियरे क्यूरी का भी यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान था, इसीलिए 1 क्यूरी इक्वल टू 3.70 इंटू 10⁻10 बैकवैरल कहा जाता है। और इस तरह से बैकवैरल चूँकि 1 डीके पर सेकेंड है, इसलिए बैकवैरल को हम लोग रिप्लेस करके बोल सकते हैं कि 1 क्यूरी इक्वल टू होता है 3.70 इंटू 10⁻10 डीके पर सेकेंड। और इस तरह से यहाँ पे एसआई यूनिट के बारे में बात किया गया है, तो थोड़ा बहुत आपको याद रहना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ कहने का मतलब ही क्या हो रहा है, कुछ चीज़ आधा हो रहा है। तो यहाँ पे दिया गया है कि वह समय अंतराल जिसमें किसी रेडियो सक्रिय तत्व में उपस्थित परमाणु की संख्या विखंडित होकर
प्रारंभिक संख्या की क्या हो जाए, आधी हो जाए। मतलब परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर जो होता है वो विखंडित होते होते जब वो आधा हो जाएगा, तो जिस टाइम में वो आधा हो जाएगा उसी को उसका अर्ध आयु काल कहा जाएगा। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि किसी तत्व का अर्ध आयु काल जो होता है वो कम भी हो सकता है, किसी का अर्ध आयु काल बहुत ज़्यादा भी होता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है पोलिनियम जो है इसका अर्ध आयु काल जो है मात्र 10 सेकेंड है, जबकि यूरेनियम है इसका अर्ध आयु काल जो है 4.5 इंटू 10⁹ वर्ष यहाँ पे होता है। इसीलिए आप देखिए पृथ्वी की आयु को अगर नापना है तो कार्बन डेटिंग के जगह में हम लोग यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ भी एमसीक्यू में पूछा गया है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। एक चीज़ और बोलता है रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। और इस तरह से यहाँ पे एक फार्मूला दिया गया, इस फार्मूला को याद कीजिए, सीधे सीधे आपको हो सकता है विखंडन स्थिरांक आपको दे देगा और हाफ लाइफ पूछा जाएगा, या हाफ लाइफ पूछा जाएगा और विखंडन स्थिरांक आपको निकालना होगा। तो इसका फार्मूला है T1/2, ये हाफ लाइफ को दिखा रहा है, और 0.693/λ होता है, और लैम्डा क्या है, विखंडन स्थिरांक। तो ये चीज़ आपको प्रश्न में दिया रहेगा। इस तरह से औसत आयु भी अगर निकालने के लिए देगा तो औसत आयु क्या होता है, 1/, विखंडन स्थिरांक, ये लैम्डा हो जाएगा। और इस तरह से इसको अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो औसत आयु जो हो जाएगा वो अर्ध आयु बटे 0.693 के तौर पे भी हमको यहाँ पे एक फार्मूला मिलता है। ये दोनों को इक्वेट करने पर इस तरह के फार्मूला आपको देखने को मिलेगा। तो ये 3 फार्मूला से संबंधित छोटे छोटे फार्मूला है, इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पे दिया गया है इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिव, यानी कि आपका जो हम लोग मानव निर्मित या एक तरह से कहें जो मनुष्य के द्वारा रेडियो एक्टिविटी करवाया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी। मतलब जो नेचुरल तरीके से नहीं हो रहा है, आर्टिफिशियल तरीके से हो रहा है, जो इंसान के द्वारा करवाया जा रहा है रेडियो एक्टिव घटना, तो उसको हम लोग इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। इसको खोजने वाले कौन थे, तो यहाँ पे 2 हस्बैंड वाइफ का यहाँ पे नाम आता है, फिर आयरे जूलियट क्यूरी, और यहाँ पे फिर फ्रेडरिक क्यूरी के यहाँ पे नाम आता है। ये दोनों आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा, ये दोनों जो है मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी के बेटी और दामाद के तौर पे जानते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये सारा चीज़ आपको देखना है। इनको भी आपका नोबेल पुरस्कार 1935 में मिला था। मतलब उनके माता पिता को भी नोबेल पुरस्कार मिला और बेटी और दामाद को भी क्या होता है, नोबेल पुरस्कार मिलता है रेडियो एक्टिविटी के ही संदर्भ में। इनको मिला था, वो प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी की खोज किए थे, और ये जो है आपका आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का यहाँ पे खोज किए थे। चलिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक अंतर दिया गया है नेचुरल और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के बारे में। तो यहाँ पे बोला गया है, थोड़ा सा इसको जूम करने का प्रयास करते हैं। चलिए 1 मिनट। हाँ, ये आप दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे दिया है इमिशन ऑफ रेडिएशन ड्यू टू सेल्फ डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि ये जो रेडियो एक्टिव होगा नेचुरल वाला वो सेल्फ डिसइंटीग्रेशन होगा, उसमें किसी तरह का मानव हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन जस्ट इसके उल्टा क्या होगा, यहाँ पे इंड्यूस्ड प्रोसेस करवाया जाएगा, मतलब मानव के द्वारा हस्तक्षेप करवाया जाएगा। यहाँ अल्फा, बीटा और गामा तरह का रेडिएशन निकलेगा, लेकिन यहाँ जो एलिमेंट पार्टिकल हमको मिलेगा न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन के रूप में हमको इमिटेड पार्टिकल्स मिलते हैं। उसके बाद ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यानी कि अपने खुद ये स्वतः विखंडन होता है, लेकिन ये इंड्यूस्ड प्रोसेस है, यानी कि मनुष्य के द्वारा ये विखंडन करवाया जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि यहाँ पे जो विखंडन होता है जनरली एटॉमिक नंबर 83 से अबव होता है, मतलब 84, 85 इस तरह से आप आगे जाते जाइए तो वहाँ पे आपको नेचुरल रेडियो एक्टिव का घटना देखने को मिलेगा। लेकिन इंड्यूस्ड वाला में क्या होता है, जो आर्टिफिशियल होता है वो 83 से भी कम वाला में इस तरह के रेडियो एक्टिव घटना हमको देखने को मिलता है। दूसरा चीज़ बोला गया है कि नेचुरल वाला को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जबकि जो इंड्यूस रहता है इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि मानव के द्वारा ये किया जा रहा है। अब यहाँ पे लास्ट एक चीज़ होता है, जैसे कि हम लोग को गाड़ी का स्पीड हम लोग कैसे मापते हैं, या किसी का लंबाई मापना है, या किसी भी तरह से अगर कोई भी चीज़ को आपको मेजरमेंट करना है तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, एक यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। तो उसी तरह से जो रेडियो एक्टिव हो रहा है उसको मापने के लिए एक मेजरमेंट का यहाँ पे एक तरह से हम लोग कह सकते हैं यूज किया जाता है, और इस जो डिवाइस है उसका नाम है गीगर मूलर काउंटर के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपको बस गीगर मूलर काउंटर के नाम याद रखना है कि गीगर मूलर काउंटर के द्वारा रेडियो एक्टिविटी का माप की जाती है। रेडियो एक्टिव नाभिक से उत्सर्जन आवेशित कणों की गणना करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से डिवाइस होता है जिसको इस तरह से रेडियो एक्टिव एलिमेंट के मापने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। तो इस तरह से ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसको हम लोग इस वीडियो में देखने का प्रयास किए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो
आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग चैप्टर 7 देखने वाले हैं, तो इसके लिए अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।